नमस्कार प्यारे बच्चों। अर्थशास्त्र की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आपने पिछली कक्षा में जाना कि शोध के उद्देश्य तथा आंकड़ों की विशेषताओं के आधार पर आंकड़ों के आरेखीय प्रस्तुतिकरण तीन प्रकार से होता है। पहला ज्यामितीय आरेख, दूसरा बारंबारता आरेख तथा तीसरा अंकगणितीय रेखिक आलेख। आपने आंकड़ों के आरेखीय प्रस्तुतिकरण के महत्व तथा आरेखों की संरचना के नियम को विस्तार से जाना था। साथ ही हमने ज्यामितीय आरेख, दंड आरेख के तीनों प्रकार, सरल दंड आरेख, बहुदंड आरेख तथा घटक दंड आरेख तथा वृत्त आरेख की निर्माण प्रक्रिया को भी समझा था। आज की कक्षा में आप बारंबारता आरेख तथा अंकगणितीय रेखिक आलेख के द्वारा आरेखीय प्रस्तुतिकरण के विषय में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि बारंबारता आरेख क्या होता है। विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत बारंबारता वितरण के रूप में प्रस्तुत आंकड़ों को सामान्यतः बारंबारता आरेखों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बारंबारता आरेख बारंबारता वितरण सारणी की तुलना में आंकड़ों के लक्षणों और संबंधों को पहचान करने में अधिक कारगर होता है। बारंबारता आरेखों की सहायता से मध्यिका, बहुलक, चतुर्थक आदि का स्थान निर्धारित किया जा सकता है। आइए बारंबारता आरेखों की संरचना करते समय ध्यान रखने योग्य नियमों का बारे में जानते हैं। बारंबारता आरेखों की संरचना के सिद्धांत। पहला, चर के मानों को x अक्ष पर दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए आयु, जो वर्षों में दी गई है, के आधार पर विद्यार्थियों के वर्गों के वितरण को आयु को x अक्ष पर दिखाया जाएगा। दूसरा, वर्गों की बारंबारता y अक्ष पर दिखाया जाएगा। तीसरा, यह आवश्यक नहीं कि वर्गों को दर्शाने के लिए x अक्ष 0 से ही प्रारंभ हो, परंतु y अक्ष सदैव 0 से ही प्रारंभ होता है। चौथा, बारंबारता आरेख का एक संक्षिप्त एवं स्पष्ट शीर्षक होना चाहिए। आइए बारंबारता आरेखों के प्रकार के बारे में जानते हैं। आज की इस कक्षा में हम 4 प्रकार के बारंबारता आरेखों पर चर्चा करेंगे। पहला, आयत चित्र, दूसरा बारंबारता बहुभुज, तीसरा बारंबारता वक्र तथा चौथा तोरण या संचयी बारंबारता आरेख। अब हम आयत चित्र के बारे में विस्तार से जानते हैं। आयत चित्र विभिन्न आयतों की एक श्रृंखला होती है, जिसमें प्रत्येक आयत की चौड़ाई एक वर्ग अंतराल को दर्शाती है तथा प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल वर्ग बारंबारता के अनुपात में होता है। आयत चित्र द्वारा संतत श्रृंखला के संबंधित मदों तथा उनकी बारंबारताओं को आयतों के रूप में ग्राफ पेपर पर दर्शाया जाता है। यदि वर्गों के अंतराल का विस्तार एक समान है, जैसा कि सामान्यतः होता है, तो आयतों का क्षेत्रफल उनकी बारंबारताओं के अनुपात में होता है। हालांकि कई प्रकार के आंकड़ों में विभिन्न विस्तार वाले वर्ग अंतरालों का प्रयोग सुविधाजनक होता है तथा कई बार यह आवश्यक भी हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक वर्ग अंतर की सीमाओं के माप बिंदुओं पर बारंबारता की ऊंचाई के बराबर लंबी रेखाएं खींचकर आयत बनाया जाता है। आयत एक दूसरे से बाएं से दाईं ओर मिलते जाते हैं। यदि वर्ग अंतराल समावेशी हैं तो उसे पहले अपवर्जी बनाया देना चाहिए। आयत चित्र दंड आरेखों से भिन्न होते हैं क्योंकि यह 2 आयाम वाले क्षेत्र होते हैं। इनमें आयत की लंबाई तथा चौड़ाई दोनों को ध्यान में रखकर तुलना की जाती है। इसके विपरीत दंड आरेख में केवल दंडों की ऊंचाई की तुलना की जाती है। दंड का क्षेत्रफल न ज्ञात किया जाता है और न ही उसकी तुलना की जाती है। आयत चित्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला, समान वर्ग अंतराल वाले आयत चित्र। जब बारंबारता वितरण में वर्ग अंतराल समान होते हैं, तब सभी आयतों का आधार समान होता है तथा तुलना के उद्देश्य से आयत के क्षेत्रफल को किसी भी अंतराल की बारंबारता के द्वारा आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। दूसरा होता है असमान वर्ग अंतर वाले आयत चित्र। जब बारंबारता वितरण में वर्ग अंतराल असमान होते हैं, तब उनको प्रस्तुत करने वाले आयत चित्रों के आधार का विस्तार भी भिन्न भिन्न होता है। वर्गों के आकार के अनुपात में आयतों की चौड़ाई बढ़ती या घटती है। इस प्रकार असमान वर्ग अंतराल वाले
वर्गों की बारंबारता को आयत चित्र बनाने से पहले समायोजित किया जाता है ताकि तुलनात्मक माप को प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार की स्थिति में निरपेक्ष बारंबारता के स्थान पर बारंबारता घनत्व अधिक सार्थक होता है। अभी तक हमने जिन आयत चित्रों की चर्चा की थी उन सभी का वर्ग अंतर समान था और इसलिए बारंबारता और बारंबारता घनत्व संख्यात्मक रूप से समान थे। परंतु असमान वर्ग अंतराल की बारंबारता उसके बारंबारता घनत्व से भिन्न होती है। ऐसी परिस्थिति में सबसे कम चौड़ाई के वर्ग अंतर को आधार मानकर अन्य वर्ग अंतरों में आवश्यक समायोजन किया जाता है जिससे बारंबारता और बारंबारता घनत्व के अंतर को समाप्त किया जा सके। आइए हम जानते हैं कि असमान आयत चित्रों का समायोजन कैसे करते हैं। सबसे पहले सबसे कम वर्ग अंतर वाले वर्ग को पहचाना जाता है। इसके पश्चात प्रत्येक वर्ग अंतर को सबसे कम वर्ग अंतर से भाग दिया जाता है। इस प्रक्रिया से प्राप्त संख्या को उस वर्ग का समायोजित तत्व कहा जाता है। अगर हम सूत्र के रूप में इसे कहें तो यह इस प्रकार होगा। किसी वर्ग का समायोजित तत्व बराबर होता है वर्ग का वर्गांतर, उसे भाग करेंगे सबसे कम वर्गांतर। उदाहरण के लिए किसी बारंबारता वितरण में सबसे कम अंतर वाला वर्ग 10 से 15 है तथा उसी बारंबारता वितरण में एक ऐसा वर्ग अंतर भी है जिसका वर्ग अंतर 10 है। ऐसे वर्ग की बारंबारता को समायोजित करने के लिए उस वर्ग की बारंबारता को समायोजित तत्व जो 10/5 बराबर 2 है से भाग देना होगा। इस प्रकार जो संख्या प्राप्त होगी वह उस असमान वर्गांतर की बारंबारता होगी जिसे बारंबारता और एक आयत चित्र द्वारा दर्शाया जाएगा। इसे सूत्र द्वारा इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। एक वर्ग की समायोजित बारंबारता बराबर है आधार वर्ग की चौड़ाई भाग निर्दिष्ट वर्ग की चौड़ाई गुणा निर्दिष्ट वर्ग की बारंबारता। समायोजन की इस विधि द्वारा प्राप्त की गई वर्ग की समायोजित बारंबारता आयत के बारंबारता घनत्व के अनुरूप होती है। इस विधि के द्वारा बारंबारता घनत्व प्राप्त होता है जो तुलना को सरल बनाता है। आयत चित्र किसी भी विविक्त चर आंकड़ों के लिए नहीं खींचा जाता है क्योंकि किसी वर्ग अंतर या अनुपात पैमाने में वर्ग अंतराल की निचली सीमा पूर्व अंतराल की ऊपरी सीमा के साथ मिल जाती है, भले ही वह समान हो या असमान। अतः सभी आयत एक साथ साथ होते हैं और दो आसन आयतों के बीच में कोई खाली स्थान नहीं होता। यदि वर्ग संतत नहीं होते हैं तो पहले उन्हें संतत वर्गों में बदला जाता है। कई बार दो आसन आयतों के बीच में समान अंश को हटा दिया जाता है ताकि संततता का बेहतर प्रभाव पड़े। इसके परिणाम स्वरूप जो आकृति बनती है वह दोहरे सोपान की तरह लगती है। आइए अब हम एक उदाहरण के द्वारा आयत चित्र की रचना की प्रक्रिया को समझते हैं। इस आयत चित्र में हम एक कक्षा में गणित में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शा रहे हैं। सबसे पहले हमने 5 से 10 वर्ग अंतराल के आयत चित्र का निर्माण किया। इसके पश्चात इसी प्रकार हम 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 वर्ग अंतराल के लिए वर्ग की बारंबारता के अनुरूप आयत का निर्माण करेंगे। हम इस आयत चित्र के द्वारा बहुलक का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे ऊंचे आयत की ऊपरी सीमा को उससे पहले वाले आयत की ऊपरी सीमा से मिलाने वाली एक रेखा खींचते हैं और उसके बाद सबसे ऊंची बारंबारता वाले आयत चित्र की निचली सीमा को उससे अगले आयत चित्र की निचली सीमा से मिलाने वाली एक रेखा खींचते हैं। जहां पर यह दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं उससे मिलाने वाली रेखा को हम बहुलक कहते हैं। इस प्रकार हम आयत चित्र का निर्माण कर सकते हैं तथा उससे बहुलक के स्थान को भी निर्धारित कर सकते हैं। आइए अब हम आयत चित्र तथा दंड आरेख में अंतर को जानते हैं। आयत चित्र दंड आरेख के समान दिखता है परंतु इनके बीच समानताओं से कहीं अधिक
भिन्नताएं होती हैं जिसका पहली बार में पता नहीं चलता। पहला अंतर, दंड आरेख में स्तंभों का क्षेत्रफल, अंतराल तथा चौड़ाई सभी यादृच्छिक होते हैं। स्तंभों की ऊंचाई महत्वपूर्ण है, ना कि इसकी चौड़ाई या क्षेत्रफल। एक ऊर्ध्वाधर रेखा भी ठीक उसी उद्देश्य को पूरा कर सकती है जितना कि उसी चौड़ाई का एक दंड आरेख करता है। दूसरा, आयत चित्र में दो आयतों के बीच रिक्त स्थान नहीं छोड़ा जाता, जबकि दंड आरेख में दो क्रमिक दंडों के बीच कुछ रिक्त स्थान अवश्य छोड़ा जाता है। तीसरा, सभी दंडों की चौड़ाई समान होती है, फिर भी तुलना की दृष्टि से इनकी चौड़ाई का कोई महत्व नहीं होता। आयत चित्र में चौड़ाई उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी ऊंचाई। चौथा, दंड आरेख विविक्त एवं संतत दोनों ही चरों के लिए बनाए जा सकते हैं, जबकि आयत चित्र केवल संतत चर के लिए ही बनाए जाते हैं। पांचवा, आयत चित्र बारंबारता वितरण के बहुलक के मान को भी आलेख रूप में दिखा सकता है। दूसरी ओर दंड आरेख किसी भी मध्य मान को नहीं दर्शाता है। अगला आरेख है बारंबारता बहुभुज। बारंबारता बहुभुज सीधी रेखाओं से घिरा हुआ एक समतल है, जिसमें सामान्यतः 4 या 4 से अधिक रेखाएं होती हैं। बारंबारता बहुभुज बनाने की दो विधियां हैं। पहली विधि में आयत चित्र की रचना करके प्रत्येक आयत के शीर्ष के मध्य बिंदुओं को अंकित किया जाता है तथा फिर बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए इन मध्य बिंदुओं को सरल रेखाओं द्वारा मिला दिया जाता है। इस विधि से ज्ञात बारंबारता बहुभुज पहले वर्ग के बाईं ओर उसकी निचली सीमा से अंतराल की चौड़ाई की आधी दूरी पर एक बिंदु से प्रारंभ होता है। इसी प्रकार अंतिम वर्गांतर के दाईं ओर उसकी ऊपरी सीमा से वर्गांतर की चौड़ाई की आधी दूरी पर एक बिंदु पर समाप्त होता है। बारंबारता बहुभुज की रचना की दूसरी विधि में एक वर्गांतर दिए गए वर्गों के प्रारंभ में तथा दूसरा उसके अंत में ही बनाया जाता है। फिर सभी वर्गों के मध्य बिंदुओं पर उनके बारंबारता घनत्व को अंकित किया जाता है तथा इन बिंदुओं को सरल रेखा द्वारा मिला दिया जाता है। अतः बहुभुज का कुल क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल की भांति कुल बारंबारता परिदर्श के आकार का प्रतिनिधित्व करता है। बारंबारता बहुभुज सामूहिक बारंबारता वितरण के प्रस्तुतिकरण के लिए सर्वाधिक प्रचलित विधि है। वर्ग सीमाएं तथा वर्ग चिन्ह दोनों को x अक्ष पर प्रदर्शित किया जा सकता है तथा दो क्रमिक वर्ग चिन्हों के बीच की दूरी को वर्ग अंतराल की चौड़ाई के अनुपातिक या समान होती है। आइए अब हम एक उदाहरण के द्वारा बारंबारता बहुभुज की रचना की प्रक्रिया को समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम x अक्ष तथा y अक्ष की रेखाओं को खींचेंगे। इसके बाद x अक्ष पर वर्ग अंतराल को दर्शाएंगे। यहाँ पर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। इन वर्ग अंतरालों की बारंबारता को दर्शाने के लिए हम y अक्ष पर बारंबारता को अंकित करेंगे। यहाँ पर हमने 0 से 10, 20, 30, 40 तक बारंबारता का अंकन किया है। हम आयत चित्र के निर्माण की विधि को समझ चुके हैं। उसी के अनुसार हम सबसे पहले आयत चित्र का निर्माण करेंगे। प्रत्येक आयत चित्र के ऊपर मध्य मान को अंकित करेंगे और उन मध्य बिंदुओं को मिलाते हुए हम सीधी सरल रेखाएं खींचेंगे, जो सबसे पहले वर्ग अंतराल के बाईं ओर वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु के दूरी से शुरू होगी और सभी वर्ग अंतरालों के अनुरूप बनाए गए आयत चित्रों के मध्य बिंदुओं को मिलाती हुई वह रेखा बारंबारता बहुभुज का निर्माण करेगी। बारंबारता बहुभुज तथा आयत चित्र में हम दो प्रमुख अंतर पाते हैं, जो इस प्रकार है। पहला, बारंबारता बहुभुज में आवर्ती घनत्व का उतार चढ़ाव धीरे धीरे होता है, जबकि आयत चित्र में वर्गांतरों के अंतक बिंदुओं पर आकस्मिक छलांग लगाता है। दूसरा, आयत चित्र की स्थिति में एक वर्ग अंतराल के अंतर्गत विभिन्न बिंदुओं पर ऊंचाई समान होती है, जबकि बहुभुज की स्थिति में यह परिवर्तनशील होती है। इस प्रकार जब शोधकर्ता को एक वर्ग से दूसरे वर्ग तक बारंबारता के आकस्मिक उतार और चढ़ाव को प्रदर्शित करना हो,
तो वह आयत चित्र का प्रयोग कर सकता है, तथा धीरे धीरे उतार चढ़ाव को दर्शाना जरूरी हो तो बारंबारता बहुभुज को प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम अगले आरेख बारंबारता वक्र के बारे में जानते हैं। बारंबारता बहुभुज को सरल रूप देने के लिए बारंबारता वक्र की रचना की जाती है। बारंबारता वक्र को बारंबारता बहुभुज के बिंदुओं से निकटतम गुजरते हुए मुक्त हस्त से वक्र बनाकर आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं कि वह बारंबारता बहुभुज के सभी बिंदुओं से होकर गुजरे, परंतु यह उन बिंदुओं के निकटतम होकर गुजरता है तथा इसके अंतर्गत आने वाला कुल क्षेत्रफल बारंबारता को दर्शाता है। बारंबारता वक्र एक बड़े समूह की व्यापक प्रवृत्ति को प्रदर्शित करने में प्रयोग किया जाता है। बारंबारता वक्र खींचने के लिए बारंबारता बहुभुज की व्यापक पैटर्न का अनुमान करना होता है तथा एक निष्कोण वक्र खींचना होता है, जो कभी बहुभुज के नीचे और कभी इसके ऊपर हो सकता है, ताकि बहुभुज का क्षेत्रफल और वक्र का क्षेत्रफल समान रहे। आइए अब एक उदाहरण द्वारा हम बारंबारता वक्र के निर्माण की प्रक्रिया को समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम आयतचित्र का निर्माण करेंगे, जो हमने अभी कुछ देर पहले सीखा था। जब आयतचित्र का निर्माण हो जाएगा, उसे मध्य बिंदुओं को मिलाते हुए हम मुक्त हस्त से एक रेखा खींचेंगे। यहाँ पर यह रेखा पहले वाले वर्ग अंतराल से आधी दूरी से शुरू करके मध्य बिंदुओं को मिलाते हुए अंतिम वर्ग अंतराल के बाद वर्ग अंतराल की आधी दूरी से दूर पर समाप्त होती है। यह जो मुक्त हस्त रेखा बनी है, इसे हम बारंबारता वक्र कहते हैं। अब हम चलते हैं बारंबारता आरेख के अगले प्रकार की ओर, जिसका नाम है तोरण या संचयी बारंबारता रेखाचित्र। एक तोरण या संचयी बारंबारता रेखाचित्र की संरचना संचयी बारंबारताओं के आधार पर की जाती है। इसीलिए तोरण को संचयी बारंबारता रेखाचित्र के नाम से भी जाना जाता है। संचयी बारंबारता दो प्रकार की होती है, एक से कम प्रकार की तथा दूसरी से अधिक प्रकार की। इस प्रकार किसी समूह के बारंबारता वितरण को आंकड़ों के लिए दो प्रकार के तोरण होते हैं। यहाँ बारंबारता बहुभुज की भांति साधारण बारंबारताओं के स्थान पर बारंबारता वितरण की वर्ग सीमाओं के सामने संचयी बारंबारताओं को y अक्ष पर दर्शाया जाता है। संचयी बारंबारताओं को से कम तोरण के लिए क्रमशः वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा के सामने उल्लेखित किया जाता है, जबकि से कम तोरण के लिए क्रमशः वर्ग अंतराल की निचली सीमाओं के सामने अंकित किया जाता है। एक से कम तोरण की संरचना आरोही क्रम के संचयी बारंबारता वितरण के आधार पर की जाती है तथा से अधिक तोरण की संरचना अवरोही क्रम के संचयी बारंबारता वितरण के आधार पर की जाती है। इन दोनों तोरण का प्रतिच्छेदन बिंदु बारंबारता वितरण की मध्यिका दर्शाता है। तोरण की सहायता से चतुर्थक भी ज्ञात किए जा सकते हैं। आइए एक उदाहरण द्वारा हम तोरण के निर्माण की प्रक्रिया को समझते हैं। तोरण की रचना से पूर्व हम सारणी के अंतर्गत संचयी बारंबारता की गणना करेंगे। आप स्क्रीन पर देखिए, हमने सारणी के अंतर्गत से अधिक और से कम की संचयी बारंबारता का गणना की है। अब हम तोरण के निर्माण के लिए सबसे पहले x अक्ष तथा y अक्ष की रचना करेंगे। x अक्ष पर हम अंकों को दर्शा रहे हैं और y अक्ष पर हम विद्यार्थियों की संख्या को दर्शा रहे हैं। इसके लिए हम 0 अंक पर से कम बिंदु को दर्शाएंगे। जो 0 से कम प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दर्शा रहा है। यहाँ पर यह 0 ही है। उसके बाद 20 अंक से कम प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, 40 अंक से कम अंक प्राप्त करने वालों की संख्या, 60 अंक से कम अंक प्राप्त करने वालों की संख्या, 80 अंक से कम अंक प्राप्त करने वालों की संख्या और 100 अंक से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप हमने बिंदुओं को चिन्हित किया है। इसके बाद हम से अधिक तोरण के निर्माण के लिए 0 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप बिंदु को चिन्हित करेंगे।
उसके बाद 20 अंक से अधिक, 40 से अधिक, 60 से अधिक, 80 से अधिक और 100 से अधिक। इस प्रकार हमने 2 तोरणों की बिंदुओं को प्राप्त किया। इन सभी बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचेंगे, जिससे 2 तोरणों का निर्माण होगा, एक से अधिक तोरण और एक से कम तोरण। इन दोनों तोरणों के प्रतिच्छेदन बिंदु को अगर हम x अक्ष पर एक लंबवत रेखा खींचें तो वह बिंदु दर्शाएगी जो इन अंकों की मध्यिका है। इस प्रकार हम तोरण का निर्माण करते हैं। आइए अब हम अगले आरेख के बारे में चर्चा करें। अगला आरेख है अंकगणितीय रेखाचित्र। आंकड़ों के आरेखीय प्रस्तुतीकरण की वह विधि जिसमें सांख्यिकीय आंकड़ों को ग्राफ पर विभिन्न बिंदुओं द्वारा दर्शाए गए मूल्यों को जोड़कर एक सरल रेखा द्वारा दर्शाया जाता है, उसे अंकगणितीय रेखाचित्र या काल श्रेणी आलेख कहा जाता है। काल श्रेणी आंकड़ों की उस श्रेणी को कहते हैं जिसका काल क्रम में वर्णन किया जाता है। उदाहरण के लिए एक परिवार द्वारा पिछले 6 माह में किया गया व्यय के आंकड़े काल श्रेणी के आंकड़े कहलाते हैं। काल श्रेणी के रेखाचित्र का प्रयोग एक काल अवधि में एक से अधिक चरों के मानों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। अंकगणितीय रेखाचित्र में समय को स्वतंत्र चर माना जाता है और इसलिए इसे x अक्ष पर दर्शाया जाता है तथा चरों के मानों को आश्रित चर माना जाता है, जिन्हें y अक्ष पर दर्शाया जाता है। निर्दिष्ट आंकड़ों के संगत विभिन्न बिंदुओं को अंकित करने के पश्चात बिंदुओं को समय के क्रम में सरल रेखा द्वारा मिला दिया जाता है। इस प्रकार बनाई गई रेखाओं के उतार चढ़ाव से यह दर्शाया जाता है कि समय के साथ आंकड़े किस प्रकार परिवर्तित हो रहे हैं। इन रेखा चित्रों से आंकड़ों की प्रवृत्ति को समझकर भविष्य का अनुमान लगाना सरल हो जाता है। अंकगणितीय रेखाचित्र द्वारा एक से अधिक आश्रित चर संबंधी आंकड़े भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसमें प्रत्येक सरल रेखा एक भिन्न चर को दर्शाती है। विभिन्न रेखाओं को दर्शाने के लिए अलग अलग रंगों का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि उन चरों के बीच तुलना सरलता से की जा सके। ऐसे आपने बहुत उदाहरण अपने टीवी पर देखते हैं, जैसे सेंसेक्स द्वारा शेयर के कीमतों में होने वाला परिवर्तन। आइए एक उदाहरण के द्वारा अंकगणितीय रेखाचित्र काल श्रेणी आलेख को समझते हैं। अंकगणितीय रेखाचित्र का एक उदाहरण जानने के लिए हम भारत के आयात और निर्यात के आंकड़े लेते हैं। इसमें हमने x अक्ष पर वर्ष को दिखाया है और y अक्ष पर हमने आयात और निर्यात के मान को दर्शाया है। प्रत्येक वर्ष के आयात और निर्यात के मान के अनुरूप सबसे पहले हम बिंदुओं को चिन्हित करते हैं। सबसे पहले हम निर्यात के बिंदु 2004-05 में कितना निर्यात था वो हम ग्राफ पर दर्शाएंगे। फिर 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13 इन चिन्हित बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक रेखा खींचेंगे। इसे हम अंकगणितीय रेखाचित्र कहते हैं। इसके पश्चात हम दूसरे चर यानी आयात के दर्शाने वाली बिंदुओं को चिन्हित करेंगे। आयात को दर्शाने वाली बिंदुओं को मिलाते हुए एक दूसरी रेखा खींचेंगे, जिसके लिए हम एक अलग रंग का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार इस रेखा चित्र में हमने 2 सरल रेखाओं के द्वारा आयात और निर्यात के चरों को प्रदर्शित किया है और इनके बीच में हम सरलता से तुलना कर सकते हैं और इसके द्वारा हम आयात और निर्यात के अपनीति यानी ट्रेंड को जान सकते हैं। अंकगणितीय रेखाचित्र के चर्चा के पश्चात आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने बारंबारता आरेख तथा अंकगणितीय रेखिक आलेख के द्वारा आरेखीय प्रस्तुतीकरण के विषय में जाना। साथ ही हमने बारंबारता आरेखों के प्रकार, आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज, बारंबारता वक्र तथा तोरण को भी समझा। मैं आशा करता हूं कि आप
अपनी पाठ्यपुस्तक में दिए गए सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे तथा मूल्यांकन हेतु बनाए गए प्रोजेक्ट में आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण का प्रयोग कर पाएंगे। अध्याय 4 आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण इसी चर्चा के साथ समाप्त होता है। नमस्कार।